मेरी शादी के बाद मैं अपने पति के साथ दिल्ली आकर रहने लगी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। इसीलिए मैंने एक 22-23 साल की गूंगी लड़की को काम पर रख लिया। मेरे पति काफ़ी बार काम की व्यस्तता के कारण या तो घर देर से आते या फिर कभी कभी आते ही नहीं थे। इसीलिए मैंने उस लड़की को रात में भी अपने पास ही रख लिया। एक दिन मैंने उसे विचित्र अवस्था में देख लिया। उसे देखकर तो मेरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि वो तो मेरा नाम मानसी है और मेरे पति संजय एक कंपनी में जॉब करते थे। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान ही थी, इसीलिए बहुत लाडली थी। संजय हमारे घर के बगल में ही रहता था और उसी ने खुद मेरा हाथ मांगा था। दरअसल संजय के माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था और उसकी बुआ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब वो मेरा हाथ मांगने आया तो मेरे मम्मी पापा ने तुरंत हाँ कह दी और धूमधाम से हमारी शादी हुई। शादी के कुछ दिनों बाद ही मैं संजय के साथ दिल्ली रहने आ गई। वो एक अपार्टमेंट में 5वीं मंजिल पर रहता था। यहाँ आने के बाद हमने हमारा फ्लैट बहुत अच्छे से सजाया था। संजय मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरा ख्याल भी रखता था। वो मन से बहुत साफ इंसान था। 2-3 महीने ऐसे ही हंसते खेलते निकल गए। कुछ समय बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और ये सुनकर संजय बहुत खुश हुआ। उसी दौरान उसका प्रमोशन भी हो गया और अब वो और ज़्यादा व्यस्त रहने लगा। मैं दिन भर काम करके और ज़्यादा थकने लगी थी, इसलिए हमने एक मेड रख ली और यहाँ ज़्यादा किसी से पहचान ना होने के कारण हमने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से एक मेड ढूंढने में मदद मांगी। कुछ दिनों बाद उसने एक औरत को हमारे फ्लैट पर भेज दिया, जिसका नाम दीपा था। उसने बताया कि वो बगल वाली बिल्डिंग में 2 और जगह काम करती है और उसके 2 बच्चे हैं और पति रिक्शा चलाता है। इससे ज़्यादा और उसके बारे में जानने की आवश्यकता मुझे नहीं लगी। दीपा सुबह 8 बजे आती और घर के सारे काम निपटा कर 10 बजे तक चली जाती थी। जब वो काम पर आती तो संजय की भी ऑफिस जाने का समय रहता था। इसीलिए मैं अधिकतर संजय के नाश्ता और टिफ़िन बनाने में किचन में लगी रहती। धीरे धीरे दीपा घर के सदस्य की तरह बन गई। अब वो मुझे छोटे मोटे कामों में भी मदद करने लगी और अब मॉर्निंग सिकनेस की वजह से मेरा जी मितलाता था और खाना बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। मेरी ऐसी हालत देखकर दीपा एक दिन मुझसे कहने लगी कि मैडम, मेरी एक छोटी बहन है, बेचारी गूंगी है, इसीलिए उसकी शादी भी तय नहीं हो रही है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आपकी डिलीवरी होने तक उसे खाना बनाने और बाकी कामों के लिए रख लीजिए। आप अपने हिसाब से उसे तनख्वाह दे देना। सुबह वो मेरे साथ आ जाया करेगी और शाम को मैं उसे अपने साथ ले जाया करूँगी। मुझे और संजय को उसकी बात ठीक लगी और हमने हाँ कह दी। दूसरे दिन दीपा अपने साथ एक 20-22 साल की लड़की को लेकर आई। उसका नाम अंजू, ऐसे बताया। वो दिखने में सुंदर थी पर वो गूंगी है, ऐसे बताने पर मुझे उस पर दया आने लगी। उसे देख मैं सोचती कि भगवान ने उसके साथ कितना अन्याय किया है। अंजू हमारे घर खाना बनाने का काम करने लगी। वो सभी काम बड़े ही अच्छे से और समय से पहले कर लेती थी। उसने मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी और मैं और संजय उसके काम से काफ़ी खुश भी थे। कभी कभी संजय को काम के सिलसिले में बाहर रुकना पड़ता था, इसीलिए मैं अंजू को अपने पास ही रोक लिया करती थी। अंजू संजय का विशेष ख्याल रखती थी, लेकिन इस बात का मुझे कभी बुरा नहीं लगा और ना ही कभी इस बात पर ज़्यादा गौर किया। और तो और इन दिनों में मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने के कारण मैं वैसे भी परेशान रहती थी। अंजू संजय के बूट पॉलिश करके रखती थी, उसके कपड़े वॉशरूम में जाकर रख देती थी।
कई बार मुझे ये बात खटकती भी थी, लेकिन फिर मुझे ही शर्म महसूस होती कि मैं एक गूंगी लड़की पर शक कर रही हूँ। मुझे अब चौथा महीना शुरू हो गया था। एक दिन संजय ऑफिस की फाइल लेकर घर आया और आते ही ड्राइंग रूम में अपना काम करने लगा। मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मैंने अंजू को अपने पास ही रोक लिया था। मैं खाना खाकर अपने कमरे में आराम कर रही थी और संजय अपने काम में व्यस्त था। अचानक रात के 1 बजे करीब किसी तरह की आवाज़ आने के कारण मेरी नींद खुल गई। संजय बेड पर नहीं था। उसके ज़ोर से बोलने की आवाज़ आई। मैं ड्राइंग रूम में दौड़कर गई और सामने का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अंजू किसी तरह से उठने की कोशिश कर रही थी और उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे। मुझे देखकर संजय बेचैन सा हो गया और अपना पक्ष रखकर कहने लगा कि मानसी, मैंने कुछ नहीं किया। ये पीछे से आकर मुझसे चिपकने लगी। जब मैंने उसे धक्का दिया तो वो खुद के ही कपड़े फाड़ने लगी। अंजू मुझे देखकर मेरे गले पड़कर रोने लगी और उसकी ऐसी हालत देखकर मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मैं गुस्से से संजय से बोली, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतनी नीच हरकत कर सकते हो। उस पर संजय कहने लगा कि नहीं मानसी, ये सब झूठ है। संजय अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसकी एक ना सुनकर अंजू को लेकर सीधे अपने कमरे में गई और उसे पानी पिलाकर शांत किया। मैंने अपने हाथ जोड़े और कहा, अंजू, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने आप को इन सब के लिए ज़िम्मेदार मान रही थी, क्योंकि मेरे कहने पर ही वो रात में रुकी थी। मैंने अंजू को अपने पास ही सोने के लिए कहा। दूसरे दिन दीपा के आते ही अंजू ने इशारे में सब बता दिया और दीपा ने बहुत तमाशा किया और पुलिस को फ़ोन कर दिया। मैं और संजय दीपा को समझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। इस पर वो कहने लगी कि क्या मैडम, आप भी अपने पति को बचाने में लग गईं? अंजू की जगह अगर आपकी बहन होती तो? 10 मिनट में पुलिस आ गई। संजय पुलिस और दीपा के सामने खुद को निर्दोष कह रहा था, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। मैं सिर पर हाथ रखकर सोफे पर चुपचाप बैठी थी। पुलिस ने संजय को थाने आने के लिए कहा। संजय बहुत डर गया था और पुलिस से विनती कर रहा था। फिर पुलिस ने संजय को 50,000 दीपा को देने के लिए कहा और ये मामला ख़त्म किया। उस दिन से वो दोनों हमारे घर कभी नहीं आईं और मैंने संजय से बात करना बंद कर दिया। एक सभ्य दिखने वाला इंसान इतनी नीच हरकत कर सकता है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी उसके साथ रहने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरे बच्चे के कारण मुझे अपना निर्णय बदलना पड़ा। ये बात जब मेरे माता पिता को पता चली तो वो भी बहुत दुखी हुए। उसके 4-5 महीने बाद मैंने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। इन 5 महीनों में बहुत शारीरिक और मानसिक कष्ट झेला मैंने। मेरे माता पिता मेरे पास रहने लगे थे और मेरी और मेरे बच्चे का ख्याल रखने लगे थे। संजय भी मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन उसने अंजू के साथ जो कुछ किया वो मैं शायद कभी भूल नहीं पाऊंगी। 2 महीने बाद जब मेरी तबीयत ठीक होने लगी तो मैं डॉक्टर की सलाह से बाहर पार्क में घूमने जाने लगी। वहीं मेरी स्कूल की सहेली दिव्या मुझे एक दिन मिली। एक दिन ऐसे ही बोलते बोलते उसने मुझसे कहा कि मैंने घर काम के लिए एक लड़की रखी है, बेचारी गूंगी है। मैं डर गई। फिर बड़ी हिम्मत करके कहा, क्या नाम है उसका? अंजू, मेरी मेड की बहन है। दिव्या की बात सुनकर मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैं सोचने लगी कि अगर दीपा से दिव्या को मेरे पति के चरित्र के बारे में पता चला तो क्या सोचेगी। इसलिए उस दिन से मैंने दिव्या से बात करना बंद कर दिया था। मैं उसका फ़ोन तक नहीं उठाती थी। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। एक दिन मुझे मेडिकल में दिव्या मिली। उसके चेहरे पर किसी तरह का टेंशन था।
वो बस औपचारिकता के नाम पर 2-3 शब्द बोलकर चली गई। फिर कुछ दिनों बाद वो मुझे पार्क में मिली। उसके चेहरे से वो बहुत बीमार और नाराज़ दिख रही थी। पहले तो उसने मुझे टालने की कोशिश की, लेकिन मेरे बहुत पूछने पर वो मेरे गले लगकर रोने लगी और फिर उसने सारी सच्चाई बताई। उसकी बातें सुनकर तो मैं हैरान थी। उसने जो कुछ बताया वो सब मेरी कहानी से हूबहू मिल रहा था। फिर उसने मुझे अंजू का फ़ोटो दिखाया। धीरे धीरे मेरी समझ में सब कुछ आ रहा था। मैंने भी उसे मेरे साथ जो हुआ वो सब बताया। मेरी बातें सुनकर वो भी सोचने लगी कि दोनों के साथ एक जैसा ही कैसे हो सकता है। मैंने दिव्या से कहा कि मुझे ये सब बताने में बहुत शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन अगर मैं तुम्हें पहले ये सब बता देती तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं हुआ होता। लेकिन जो कुछ हुआ उसे कोई बदल तो नहीं सकता ना। और इसी वजह से दीपा और अंजू का सच सामने आ गया था और हमने अब फैसला किया कि अंजू का सच क्या है ये हम दोनों जानकर ही रहेंगे। हम दोनों अब दीपा और अंजू के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में लग गईं और जिसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। एक दिन हम दीपा के घर पहुँचे। वहाँ देखा तो कुछ औरतें पानी भर रही थीं और लड़ रही थीं। एक औरत कह रही थी कि तुम दोनों बहनें अपने आप को क्या समझती हो, जब देखो तो लड़कर पहले पानी भरकर चली जाती हो। उस पर दूसरी औरत की आवाज़ आई, खबरदार कोई आगे आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं और दिव्या ये सब देखे जा रहे थे और जब हमने उस औरत को ध्यान से देखा तो हम सन्न रह गए, क्योंकि वो औरत और कोई नहीं अंजू थी। दिव्या ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गली से बाहर ले आई और कहने लगी कि देखा, ये अंजू गूंगी नहीं है, कैसे लड़ रही थी वो। इसका मतलब ये सब इन दोनों का ही प्लान था। दिव्या का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उस पर मैंने कहा, उन दोनों ने हमें लूटा है और तो और अपनी गृहस्थी में भी आग लगाई है। इसके लिए इन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने हमारी नज़र में हमारे पति को नीचा दिखाया। आज तक मैंने संजय को माफ़ नहीं किया है। शादी के बाद एक लड़की को जैसा पति चाहिए होता है, मुझे बिल्कुल वैसा ही पति मिला, लेकिन इनके कारण जिस समय मुझे संजय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी समय इन दोनों ने मुझे उससे दूर कर दिया। मैं इन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। दिव्या भी कहने लगी कि तुम सही कह रही हो। मैंने भी अपने पति का बहुत तिरस्कार किया है। अच्छा हुआ कि मैं मायके नहीं गई, वरना सब कुछ बर्बाद हो गया होता। इन्हें सबक तो सिखाना पड़ेगा। लेकिन कैसे? मैंने पूछा। इन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। तब दिव्या ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि पहले हमें इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे। अगर हम सीधे ही थाने पहुँचे तो ये हमें ही कह देंगी कि हम झूठ बोल रहे हैं और हमारे पतियों को इस मामले में फंसा देंगी। और ये बात जब सबको पता चलेगी तो उनकी कितनी बदनामी होगी। हम घर चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या करना है। हम घर पहुँचे और पहले अपने पति से माफ़ी मांगी। इस बात से उनके मन में समाधान था कि हमारे मन में उनके प्रति जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई। हम चारों ने एक मीटिंग की और निर्णय लिया कि हम पुलिस की मदद से उनकी सच्चाई बाहर लाएंगे। फिर हम सभी पुलिस स्टेशन पहुँचे और उन्हें सब कुछ बताया। पुलिस कहने लगी कि पहले ये पता करना होगा कि वो दोनों अब कहाँ काम करती हैं। तहकीकात करने पर पता चला कि वे दूसरे शहर से हाल में आए हुए बंसल के यहाँ काम करती हैं। पुलिस ने बंसल फैमिली को सब बताया और इसमें मदद करने के लिए कहा। वो दोनों पहले तो बहुत डर गए थे और कहने लगे कि हम उन्हें काम पर से निकाल देंगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। जैसे तैसे वो राजी हुए हमारी मदद करने के लिए। फिर पुलिस ने उनके घर छुपकर कैमरा लगाया और उन दोनों बहनों ने
वही नाटक किया जो मेरे और दिव्या के साथ किया था, लेकिन इस बार बस इतना फ़र्क था कि उनकी ये करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी और जो आदमी पुलिस बनकर मामला पैसे लेकर दफ़ा दफ़ा करने के लिए कहता, वो कोई और नहीं बल्कि दीपा का पति ही था। पुलिस ने सबूत मिलते ही उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और जो रकम उन्होंने वसूल की थी वो भी उनसे ले ली और उन्हें धोखाधड़ी के केस में जेल में डाल दिया गया। मैंने भगवान का शुक्रिया किया कि मेरी गृहस्थी टूटने से बच गई और अब मैं जीवन में कभी भी अपने पति पर अविश्वास नहीं दिखाऊंगी।